हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आपके अपने अकाउंट्स एजुकेटर। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर, एक ऐसा चैनल जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। यदि आप स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश मीडियम के, तो आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्स मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है। और यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, तो भी आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करता है। साथ ही में हम सीबीएसई बोर्ड को तो कवर करते हैं, इसके साथ साथ अदर स्टेट बोर्ड को भी कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड। ई बुक्स या ई नोट्स का आपको बेनिफिट लेना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर उसे चेक जरूर कर लेना। कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड करते हैं हम अलॉन्ग विद प्रैक्टिस क्वेश्चन, पूरा सिलेबस आपको टॉपिक वाइज कंप्लीट कराते हैं। तो बस आपको क्या करना है, चैनल से जुड़े रहना है, डेली क्लासेस को अटेंड करना है आपको, और क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज की क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले जल्दी से क्लास को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सो दैट हम क्लास को स्टार्ट करें। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो कि जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, या सॉरी चैप्टर नंबर 5 है, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 11 का, इसे हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लिए थे, क्वेश्चन सॉल्व किए थे एक्सरसाइज वाले भी, और इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे क्या किए थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए थे। आज फाइनली जो क्लास में आपके लिए लेकर आई हूँ, उसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि ये भी अब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। और मैं जानती हूँ कि जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, इनकी तो आपको काफ़ी प्रैक्टिस हो गई होगी, लेकिन ये कुछ नए पैटर्न वाले क्वेश्चन है, तो इसकी भी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, जो आपके चैप्टर नंबर 5 दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड है। तो जल्दी से क्या करो, क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सो दैट हम क्या करें, क्वेश्चन को स्टार्ट करें। इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि मैं आपके लिए काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आई हूँ, जिससे क्या होगी, आपकी प्रैक्टिस होगी असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन की। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लगा लेते हैं। मैं क्वेश्चन यहाँ से पूछूंगी, आंसर आप ही लोगों को करना है और देखना है कि भाई आप लोगों ने कितने आंसर करेक्ट किए हैं। और यदि कोई आंसर गलत हो जाए तो टेंशन मत लेना, दोबारा से उस कॉन्सेप्ट को जाके पढ़ लेना। क्लियर? तो चलिए लगा लेते हैं सबसे पहला वाला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आई होप आपको असर्शन रीजन के जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने की टेक्निक पता होगी। यदि नहीं पता है तो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि असर्शन रीजन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। 4 ऑप्शन दिए होते हैं आपको और आपको बताना होता है। देखो, सबसे पहले तो 2 स्टेटमेंट होते हैं, एक होता है आपका असर्शन और एक होता है आपका रीजन। ओके, चलो यहाँ पे भी आपको 2 स्टेटमेंट है, एक है असर्शन, एक है रीजन। भाई 2 स्टेटमेंट आपको दिए हैं, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो है आपका असर्शन जो है, इसको आप रीड करो। इसको रीड करने के बाद फिर जो आपका रीजन है ना, इसे रीड करो। होता क्या है, ये जो स्टेटमेंट है ना, इसका यहाँ पे रीजन दिया होता है, लेकिन जरूरी नहीं है हर बार ऐसा सेम हो। लिखा जरूर होता है कि इसका रीजन है, लेकिन कई बार रीजन सही भी होता है तो, और कई बार रीजन गलत भी होता है। तो आपको यहाँ पे पता करना होता है कि ये जो इसका रीजन है ये सही है, इससे मैच हो रहा है, इससे रिलेटेड है, या फिर इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, रीजन लिखा है इसका मतलब ये नहीं हर बार ये रीजन ही सही हो, राइट। तो आपको सबसे पहले तो स्टेटमेंट पढ़ना है। अब आप कैसे पता करोगे कि ये इसका रीजन है या नहीं है, तो इसको करने के कुछ तरीके हैं। सबसे पहला तो ये कि आप इसको पढ़ो और इसको पढ़ो, और सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करो क्या दोनों स्टेटमेंट में एक ही टॉपिक पे बात हो रही है या अलग अलग टॉपिक पे हो रही है, क्योंकि यदि अलग टॉपिक पे होगी तो ये इसका रीजन हो ही नहीं सकता। पहली चीज ये देखो कि क्या इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में और इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में एक ही बात है, एक ही टॉपिक की बात कह रहा है। दूसरी चीज आपको कैसे करना है, सबसे पहले तो इसको रीड करो। ठीक है, रीड करो, और यहाँ पे रीड करने के बाद आप क्या लगा दो, बिकॉज। ठीक है, बिकॉज मतलब क्योंकि, क्योंकि जब हम किसी का रीजन बताते हैं तो रीजन में हम क्योंकि लगाते हैं ना, तो यहाँ पे हमको बिकॉज लगा देना है। जब भी रीड करो ना, इस पूरे स्टेटमेंट को रीड करो और फिर यहाँ पे बिकॉज लगा के फिर ये वाला स्टेटमेंट पढ़ो। इससे क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि बिकॉज लगाने पे क्या स्टेटमेंट जम रहा है। यदि आपको लग रहा है कि हाँ यार टॉपिक भी सेम है, बिकॉज लगाने पे स्टेटमेंट जम रहा है, इट मीन्स कि हाँ ये जो है इसका रीजन है, मतलब ये जो है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का रीजन है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो। दो टेक्निक बताई, पहली क्या कि टॉपिक देखो क्या दोनों स्टेटमेंट में सेम टॉपिक पे सेम चीज पे चर्चा हो रही है, और दूसरी चीज क्या करो, बिकॉज लगा के स्टेटमेंट को रीड करो। उससे समझ में आ जाएगा कि क्या स्टेटमेंट मैच हो रहा है। कई बार होता है ना, यदि रीजन नहीं होता और यदि आप बिकॉज लगाओगे तो स्टेटमेंट मैच ही नहीं होगा। मैच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बिकॉज लगाओगे तो जो आपका स्टेटमेंट है वो बिल्कुल एग्जैक्ट लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, समझ लेते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं कि भाई दोनों करेक्ट हैं,
या रीज़न उसका है या नहीं, ये इस तरीके से आपको दिए होते हैं कि भाई कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ ये करेक्ट हो और ये करेक्ट ना हो, राइट। कई बार ऐसा हो सकता है दोनों करेक्ट हो, अपनी अपनी जगह दोनों सही है, भले अलग अलग टॉपिक पे बात कर रहे हैं आप। भाई मान लो इस पे कोई ए टॉपिक पे बात हो रही है और इसमें बी टॉपिक पे बात हो रही है, दोनों टॉपिक पे बात जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये इसका रीज़न थोड़ी ना है। कैसे होगा भाई, ये टॉपिक है ये बी टॉपिक है, तो ये इसका रीज़न नहीं हो सकता। तो या तो ये कंडीशन होगी, या ऐसा हो सकता है ये दोनों ही ए टॉपिक पे बात कर रहे होंगे, इसने भी ए टॉपिक पे बात करी, इसने भी ए टॉपिक पे बात करी, लेकिन जो रीज़न है वो भी मैच है। तो हो सकता है ऐसा भी हो। कई बार ऐसा भी हो सकता है ये दोनों ए टॉपिक पे ही बात कर रहे हैं, लेकिन रीज़न जो है वो सही नहीं है ना। रीज़न भी आपका जस्टिफाई होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग ही रीज़न होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा, ये एक्सप्लेनेशन या जो रीज़न है ये सही माना जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से कुछ टेक्निक है जिससे आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कई बार आपका ये भी हो सकता है कि जो आपके दोनों स्टेटमेंट है उनमें से एक सही हो एक गलत हो, एजर्शन सही हो या रीजन सही हो या कोई भी कंडीशन। तो 4 ऑप्शंस आपको देके रखे हैं, ये क्वेश्चन एक बार रीड करो, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, क्या दिया है सबसे पहले, एजर्शन accounting equation states that the total claim, that is internal and external, are always equal to total asset of the business। पहला स्टेटमेंट पढ़ लिया हमने, अब हम क्या करेंगे, इसमें बिकॉज लगा देंगे। कैसे, देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन स्टेट दैट द टोटल क्लेम internal and external are always equal to total asset of the business because it is based on dual aspect concept, that is every transaction has two aspect, debit and credit। अब बताओ, क्या आपको लग रहा है दोनों स्टेटमेंट पे एक ही टॉपिक पे बात हो रही है? देखो, पहला स्टेटमेंट क्या है, मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि अकाउंटिंग इक्वेशन स्टेट, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलती है कि जो भी आपके टोटल क्लेम, मतलब आपकी जितनी भी लाइबिलिटीज है, टोटल लाइबिलिटीज, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, मतलब आपके बिजनेस के अंदर की लाइबिलिटी हो चाहे बिजनेस के बाहर की लाइबिलिटी हो, वो हमेशा इक्वल होती है आपके टोटल असेट के। ये बोल रहा है कि आपकी टोटल क्लेम या आपकी टोटल लाइबिलिटी हमेशा आपके टोटल असेट के बराबर होती हैं। दूसरा बोल रहा है इट इज बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो अकाउंटिंग हमारा क्या है, ड्यूअल एस्पेक्ट पे बेस्ड है, ये तो हमको पता है भाई, ये तो हमने सीखा है बहुत अच्छे से। क्या होता है ये कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट, कि हर एक ट्रांजेक्शन के दो पहलू होते हैं। सबसे पहला होता है डेबिट और एक क्रेडिट, मतलब एक चीज जाती है तो दूसरी चीज आती है, यही होता है अकाउंट्स में। तो ये दोनों स्टेटमेंट में से अब आपको बताना है कि आपको करेक्ट लग रहा है। यदि करेक्ट लग रहा है तो क्या इसका रीजन करेक्ट लग रहा है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। एक बार अच्छे से रीड कर लो बिकॉज लगा के, तो आपको ईजी पड़ेगा। चलो हम इसका एक बार आंसर भी देखेंगे। तो इसका हम आंसर देख लेते हैं क्या होने वाला है। योर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्या बोल रहा है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब ये कैसे पॉसिबल है, देखो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन कैसे है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि यदि टोटल क्लेम मतलब जो आपकी लाइबिलिटीज हैं वही टोटल क्या है आपके असेट्स है, मतलब जितनी आपकी लाइबिलिटीज है उतने ही आपके असेट्स हैं। आपको मैंने इक्वेशन बताई है, इक्वेशन मैंने क्या पढ़ाई थी आपको, असेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो कैपिटल मतलब क्या, कैपिटल मतलब आपकी इंटरनल क्लेम, कैपिटल मतलब इंटरनल क्लेम। इंटरनल क्यों, क्योंकि आपने लाइबिलिटी तो है लेकिन आपके अंदर की है ना भाई, बिजनेस के अंदर जो आपका ये ओनर बैठा हुआ है ना, इसी से तो आपने पैसा लिया है, तो ये तो आपके अंदर का ही हुआ ना, तो ये इंटरनल लाइबिलिटी है। प्लस एक्सटर्नल लाइबिलिटी मतलब क्या, एक्सटर्नल लाइबिलिटी मतलब आपकी जो बाहर की लेन देन है, मतलब लेन देन है, जो बाहर का आपकी लाइबिलिटीज है, जो बाहर की उधारी है वो आपकी लाइबिलिटी है। ठीक है, तो भाई बिल्कुल सही तो बात है। हमारे एसेट क्या होते हैं, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, यही होते हैं। तो यही तो उन्होंने कहा है कि आपके जो टोटल एसेट है वो किसके बराबर होते हैं, आपके टोटल क्लेम, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल एक्सटर्नल क्लेम क्या है, कुछ नहीं है, इंटरनल मतलब कैपिटल और एक्सटर्नल मतलब लाइबिलिटी। समझ गया, लाइबिलिटी मतलब आउटसाइड लाइबिलिटी हो गई एक्सटर्नल, और जो कैपिटल है वो इंटरनल लाइबिलिटी, क्योंकि भाई बिजनेस अलग है, उसका ओनर अलग है। भाई बिजनेस के अंदर ओनर है लेकिन बिजनेस ने ओनर से पैसा लिया, एक न एक दिन उसको वापस करना पड़ेगा उसको, या फिर प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो इस वजह से ये जो है दोनों इक्वल हैं असेट के। पहला स्टेटमेंट जस्टिफाई हो गया, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा बोल रहा है क्यों ऐसा, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट, क्योंकि हम जानते हैं ये डुअल एस्पेक्ट वाली बात है ना, कि हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं। भाई कभी असेट यदि बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी इफेक्ट आएगा।
ठीक है। तो हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक इस तरफ एक उस तरफ। तो भाई बिल्कुल सही चर्चा है, बिल्कुल सही बात है। इक्वेशन भी क्या होती है, तभी तो बैलेंस होती है। जब इधर की चीज है और इधर की चीज है दोनों इक्वल होंगी तभी तो बैलेंस होगा। और ये इक्वल कब होंगी, जब हर ट्रांजैक्शन आपके दोनों साइड इफेक्ट करेंगे, है ना। मतलब जितने भी दोनों आपके साइड्स हैं, एक इधर इधर, डेबिट और क्रेडिट, दोनों पे आपका इफेक्ट देखने को मिलता है। इसीलिए आपके ये क्या है, स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और इसका रीजन भी जस्टिफाइड है। समझ गए, क्लियर। अभी और इसको प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे करके आ जाएगा, ठीक है। ये तो पहला ही क्वेश्चन था। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो इसका ए वाला है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलो इसको रीड करो और फिर ऑप्शन आपको देके रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही है, राइट। चलो क्या बोल रहा है, एजर्शन मेन एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन आर। अकाउंटिंग इक्वेशन सबको पता है, उसके मेन एलिमेंट्स क्या, असेट, लायबिलिटीज और कैपिटल होते हैं। ये तो इजी है, अकाउंटिंग इक्वेशन आपको मालूम ही है कि इसमें यही एलिमेंट्स होते हैं। रीजन दिया है असेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। क्या यही है आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन, है ना। क्योंकि यदि यही अकाउंटिंग इक्वेशन है तो एलिमेंट भी तो सही सही दिए है ना। तो अब लगाओ दिमाग, लगाओ, ज़्यादा हिंट नहीं दूंगी मैं, पहले आप अपने आप को टेस्ट करो फिर मैं आपको बताऊंगी आंसर, ठीक है। बताओ क्या मेन एलिमेंट यही 3 होते हैं आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन के। यदि ये होते हैं तो मतलब कि अकाउंटिंग इक्वेशन सही है। तो क्या आपको लगता है अकाउंटिंग इक्वेशन सही है, आपने पढ़ी है, आपने सारे क्वेश्चन भी किए हैं, बता दो मुझे। इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बता दो इसका आंसर। तो बिल्कुल ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। भाई जाहिर सी बात है, आपके अकाउंटिंग इक्वेशन के यही 3 एलिमेंट होते हैं, असेट, लायबिलिटी, कैपिटल। क्यों होते हैं ये तीनों एलिमेंट, क्योंकि इसका रीजन भी तो दिया है, ये दिया है भाई, आपको इक्वेशन ही दे दी। तो ये जो स्टेटमेंट है इसका रीजन ही तो ये है, ठीक है। अगर बिकॉज भी लगा के पढ़ोगे तो भी बनेगा। देखो कैसे, मेन एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन आर असेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल बिकॉज असेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। जम रहा है ना, दोनों में एक ही बात है। बिकॉज भी लगा लोगे तो भी स्टेटमेंट आपका मैच हो जाएगा। तो इसलिए ये इसका बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्लियर। क्योंकि इन्होंने क्या बोला, अकाउंटिंग इक्वेशन के ये 3 एलिमेंट होते हैं और इन्होंने बढ़िया इक्वेशन भी देके रखी है। तो ये वाला आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, क्लियर, समझ आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अगला क्वेश्चन लगा लूं, चलो क्वेश्चन नंबर 3। चलो भाई अब इसको रीड करो ध्यान से, इसको ध्यान से आराम से रीड करो, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगी। चलो मैं भी आपके साथ रीड करती हूँ। एजर्शन कह रहा है इन केस गुड्स कॉस्टिंग 30,000, भाई गुड्स मतलब उनकी जो कीमत है, जो उनकी कॉस्ट है वो दी है 30,000। 30,000 के आपके पास गुड्स हैं। इज सोल्ड फॉर कैश फॉर 40,000, 30,000 के गुड्स आपने 40,000 रुपये बेच दिए कैश पर, है ना, मतलब उधारी पे नहीं, कैश पर। जिसको बेचे उसने आपको 40,000 रुपये कैश दिया। द अकाउंटिंग इक्वेशन विल होल्ड ट्रू बिकॉज इट विल लीड टू इंक्रीज इन कैश बाय 40,000। भाई 40,000 रुपये बेचे तो आपका कैश 40,000 से बढ़ गया, ठीक है, बिल्कुल सही है। एंड डिक्रीज इन स्टॉक बाय अ सिमिलर अमाउंट दैट इज 40,000। क्या स्टॉक भी आपका 40,000 पे हुआ है कम? स्टॉक की कीमत तो भाई 30,000 है ना। 30,000 हमने अभी इक्वेशन जब भी बनाई, अभी जस्ट हमने जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए थे पहली वाली पिछली क्लासेस में, वहां पे हमने क्या देखा था कि स्टॉक यदि 30,000 के कम हो रहे हैं तो हम डिक्रीज भी तो कितने के करेंगे, 30 के ही करेंगे ना भाई, 40 के नहीं करेंगे, है ना। देखो मैंने आंसर ही बता दिया यार, बातों बातों में आंसर ही बता दिया, पर कोई नहीं। अभी दूसरा स्टेटमेंट अब आप बताओगे, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट बताओ क्या लिखा है। इन द अबव मेंशन्ड केस अकाउंटिंग इक्वेशन विल होल्ड ट्रू। भाई ये कह रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन सही है बिकॉज कैश विल इंक्रीज बाय 40,000, ठीक है, ये तो सही है। कैश जो है 40,000 बढ़ जाएगा क्योंकि सामने वाले ने आपको 40,000 दिए और आपसे स्टॉक लिया है, तो कैश 40,000 बढ़ जाएगा। स्टॉक विल डिक्रीज बाय 30,000, स्टॉक 30,000 से कम हो जाएगा। एंड कैपिटल इज इंक्रीज बाय 10,000। भाई ये कुछ बात समझ आई, ये कुछ बात ठीक लग रही है मुझे, है ना। तो पहले आप आंसर कर लो, आप पहले समझो। मैंने आपको समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि भाई इंक्रीज हो गए कैश 40,000 के, स्टॉक आपका 30,000 से कम हो गया क्योंकि उनकी कॉस्ट कितनी है 30,000, और जो आपका कैपिटल है वो 10,000 से बढ़ गया, दैट इज इंक्रीज हो गया। और आपको पता ही है प्रॉफिट होता है तो हम क्या करते हैं, कैपिटल में ऐड करते हैं, राइट। तो हमें क्या करना है, 10,000 को कैपिटल में ऐड करना है। तो क्या आपको ये करेक्ट लग रहा है, बता दो मुझे, बता दो, मैं बता दूं इसका आंसर। आई होप आपको भी पता लग ही गया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने पहले ही बोल दिया था, ये वाला स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। लेकिन जो आपका ये वाला स्टेटमेंट है, सॉरी आर, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका ट्रू है ना। यही बोल रहा है, ए जो है फॉल्स है, ये ट्रू है। समझ गए? एक बार और एक्सप्लेन कर दूं, देखो यहाँ पे क्या बोला था,
30,000 के गुड्स यदि बेच रहे हो और 40,000 आपको कैश मिल रहा है, क्योंकि 30,000 के गुड्स को 40,000 में बेच रहे हो, राइट, तो आपको कैश तो 40 ही मिलेगा, लेकिन गुड्स कितने के कम होंगे, 40 के थोड़ी कम होंगे भाई, गुड्स की कॉस्ट जितनी होती है ना उतने के ही कम होते हैं। तो 30,000 कॉस्ट थी तो आप 40,000 से डिक्रीज नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या लिखा था, स्टॉक आपके डिक्रीज हो जाएंगे 40 से, ये गलत है, बिल्कुल गलत बात है। लेकिन रीजन सही बोला है। रीजन क्या बोला है कि जो आपके कैश है वो तो 40,000 से बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है, और आपका जो स्टॉक है वो कम होगा 30,000 पे, बिल्कुल, क्योंकि 30,000 कीमत है तो 30,000 पे आपका स्टॉक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और आपको पता है कि भाई 30,000 का सामान यदि 40,000 में बेचोगे तो आपका क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कितने का, 10,000 का प्रॉफिट। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि कैपिटल में हम क्या ऐड करते हैं, प्रॉफिट ऐड करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन जो आपका फर्स्ट वाला था एजर्शन, ये गलत था। क्लियर? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, क्लियर? चलिए तो अगला क्वेश्चन लगाएं। क्वेश्चन नंबर 4 देखे तो जल्दी से सबसे पहले क्या कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि अब लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलिए लाइक शेयर कर दिया सबने, पक्का? ओके, तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। यह आपका जो क्वेश्चन है ये अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड है। यदि आपको इक्वेशन पता है तो बता दोगे। देखो, दो इक्वेशन देके रखी है, एक आपको असर्शन में देके रखी है, एक रीजन में देके रखी है। ठीक है, आपको दोनों पढ़नी है, बतानी है कि कौन सी वाली करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है। यदि ये वाली सही है और ये भी सही है तो मतलब ये इसका रीजन भी है ना, मतलब ये इक्वेशन सही है तो ये इसका रीजन भी है, क्योंकि दोनों ही सेम चीज बोल रही हैं तो इसका रीजन भी है, लेकिन हो सकता है कुछ गलत भी हो। तो जल्दी से चेक कर लो असर्शन वाली इक्वेशन क्या बोल रही है। देखो, आपसे कह रही है कैपिटल इज इक्वल्स टू असेट माइनस लायबिलिटी, ये होता है, या फिर लायबिलिटी इज इक्वल्स टू असेट प्लस कैपिटल। बता दो भाई कौन सी इक्वेशन है जो बिल्कुल आपको लग रही है कि हाँ सही बोल रही है और कौन सी गलत लग रही है। देखो, बेसिक इक्वेशन तो आई होप आपको पता ही होगी। बेसिक इक्वेशन क्या कहती है हमारी, असेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये हमारी बेसिक इक्वेशन है। ओके, अभी हमसे यहाँ पे दो चीजों के इक्वेशन के बारे में पूछा है, एक पूछा है कैपिटल के बारे में और एक पूछा है लायबिलिटी के बारे में, है ना। तो आप सब जानते हैं कैपिटल इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, असेट माइनस लायबिलिटी, और लायबिलिटी इज इक्वल्स टू क्या होती है, असेट माइनस कैपिटल, ये होती है हमारी इक्वेशन। अब देख लो, पहली वाली क्या यही कह रही है, कैपिटल इज इक्वल्स टू असेट माइनस लायबिलिटी, कैपिटल इज इक्वल्स टू असेट माइनस लायबिलिटी, बिल्कुल ये सही कह रही है, एजर्शन आपका सही है। फिर लेकिन जो रीजन है वो क्या कह रहा है, लायबिलिटी इज इक्वल्स टू असेट प्लस कैपिटल, लायबिलिटी इज इक्वल्स टू तो असेट माइनस कैपिटल होता है। यहाँ पे प्लस दे के रखा है तो ये वाली तो भाई गलत हो जाएगी, राइट। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, assertion इज ट्रू। भाई पहले वाला तो सही है लेकिन जो रीजन है वो फॉल्स है, क्योंकि ये इक्वेशन सही नहीं है। लायबिलिटी इज इक्वल्स टू असेट माइनस कैपिटल होता है, प्लस कैपिटल नहीं होता। क्लियर? समझ गए? इस टाइप का जो इक्वेशन में यदि क्वेश्चन आए तो बस आपको ये देखना है इक्वेशन सही है या नहीं। अब मान लो यहाँ पे तो एक सही थी एक गलत थी, यदि दोनों सही हो जाती, ये भी सही हो जाती, ये भी सही हो जाती, तो हम क्या बोलते कि दोनों सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है, क्योंकि पहली वाली जो कह रही है सेम वही चीज दूसरी में कह रही है। अब ये जो तीनों इक्वेशन है इनका मतलब तो सेम ही है ना, है ना, अलग अलग हमने लिखा जरूर है लेकिन मतलब तो सेम ही है सबका। ठीक है, तो यदि दोनों इक्वेशन सही है इसका मतलब उसका रीजन भी सही होता, लेकिन यहाँ पे दूसरी वाली गलत देके रखी थी। क्लियर? समझ गए, है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन लगाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर अगेन वही है, उसी से रिलेटेड, मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन है, बस आपको रीड करना है और देखना है क्या दोनों इक्वेशन सही देके रखी है ना क्या, या फिर दोनों में से कोई एक आध गलत भी हो सकती है या दोनों ही गलत है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो चलो पहली आपको बोल रही है कैपिटल इज इक्वल्स टू असेट प्लस लायबिलिटी और दूसरी बोल रही है लायबिलिटी इज इक्वल्स टू असेट प्लस कैपिटल। बताओ, बता दो भाई। अभी मैंने आपको इक्वेशन बताई थी, है ना, बस आपको बताना है कैपिटल इज इक्वल्स टू क्या ये होता है और लायबिलिटी इज इक्वल्स टू क्या ये होता है, ये आपको बताना है। बता दीजिए जल्दी से, फटाक से बता दो भाई। आपको ये तो पता ही होगा कि कैपिटल इज इक्वल्स टू क्या होता है, असेट माइनस लायबिलिटी होता है। यहाँ पे क्या लिखा है, असेट प्लस लायबिलिटी, भाई ये तो गलत है ना, असर्शन तो गलत है। और लायबिलिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ पे क्या देख रखा है, असेट माइनस कैपिटल, लेकिन असेट प्लस लिखा है, लेकिन होता क्या है, लायबिलिटी इज इक्वल्स टू असेट माइनस कैपिटल होता है। अब यहाँ पे दोनों जगह जो प्लस के साइन लगे हैं ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पे प्लस के साइन नहीं होने थे बल्कि माइनस के होने थे, जिस वजह से आपके ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए, गलत हो गए। तो जो सही ऑप्शन है वो क्या है, बोथ assertion एंड रीजन आर नॉट करेक्ट, दोनों ही गलत है। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन गलत है तो दोनों स्टेटमेंट भी गलत है। क्लियर? समझ आ गया? 5th वाला क्वेश्चन, कोई दिक्कत परेशानी, बस आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए और जो भी कॉन्सेप्ट है वो पता होने चाहिए बस। ठीक है, अब लगाते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
ठीक है। चलो अब ये है आपका कुछ सेंटेंस वाला क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन वाला नहीं है, सेंटेंस वाला है। आप इसको रीड करिए और मुझे बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। 4 ऑप्शन देके रखे हैं, आपको 1 बाय 1 रीड करना है। चलो पहला देख लेते हैं स्टेटमेंट। असर्शन क्या बोल रहा है? अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन। अकाउंटिंग इक्वेशन किस पर बेस्ड है? डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। क्या ये डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पे बेस्ड है? बिकॉज, अब मैंने बोला है ना कि जब भी रीजन पढ़ो तो पहले बिकॉज लगा लिया करो, ठीक है। बीच में क्या लगाना है आपको? बिकॉज लगा के ही सेंटेंस पढ़ना है। तो देखो क्या बोल रहा है? अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बिकॉज अकाउंटिंग इक्वेशन इज सुटेबल टू बिजनेसेस हैविंग वेरी फ्यू ट्रांजेक्शन। वेरी फ्यू ट्रांजेक्शन का क्या मतलब है? कि छोटे मोटे बिजनेस, छोटे मोटे जिनके बहुत कम ट्रांजैक्शन है, मतलब ह्यूज अमाउंट में ट्रांजैक्शन कहाँ होते हैं? जो बड़े बिजनेस होते हैं। छोटे मोटे बिजनेस में तो दिन में 1 आध 2 ट्रांजैक्शन हुआ तो महीने भर में 4 5 6 ट्रांजैक्शन होते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या उन छोटे मोटे बिजनेस के लिए ही सूटेबल है, ये आपसे पूछा है। देखो पहली बात, सबसे पहली बात, यहाँ पे बात हो रही है डबल एंट्री सिस्टम की, और यहाँ पे तो भाई आप सूटेबल की बात कर रहे हो कि ये छोटी फर्म्स, मतलब जो छोटे बिजनेस है, यही बोले बिजनेस हैविंग वेरी फ्यू ट्रांजैक्शन, जिनके कम ट्रांजैक्शन है, मतलब बिजनेस छोटे हैं, है ना। कम ट्रांजैक्शन का मतलब ही क्या हुआ कि स्मॉल बिजनेस। तो मेरे माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे दोनों बातें जम नहीं रही हैं। क्यों? देखो जम नहीं रही का मतलब क्या है कि यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम की बात हो रही है और यहाँ पे तो आप वेरी फ्यू ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हो, मतलब छोटे बिजनेस की बात कर रहे हो। तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ये अलग बोल रहा है, असर्शन कुछ दूसरा टॉपिक बोल रहा है, रीजन के पास कोई दूसरा टॉपिक है, दोनों के टॉपिक अलग अलग हैं। तो मतलब ये इसका रीजन तो हो ही नहीं सकता भाई। जब टॉपिक अलग है तो रीजन सेम कैसे हो सकता है ना। रीजन कब सेम होता है? जब यहाँ भी डबल एंट्री की बात है और यहाँ भी डबल एंट्री की बात कही गई हो, तो ये रीजन सही होता है। तो ये तो तय है कि ये इसका सही रीजन नहीं है ना। ये डबल एंट्री अलग टॉपिक बोल रहा है और ये हैविंग फ्यू ट्रांजैक्शन, मतलब ये छोटे बिजनेस की बात कर रहा है, तो ये अलग चीज बोल रहा है, ये अलग चीज बोल रहा है, ठीक है। तो मतलब ये रीजन नहीं है। लेकिन अब आपको ये बताना है कि सेंटेंस कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखो पहले वाला तो बिल्कुल सही है। क्या बोल रहा है पहले वाला? कि अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। बिल्कुल, जो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन है ये डबल एंट्री सिस्टम पर ही बेस्ड है। क्यों बेस्ड है? क्योंकि हमने देखा है हमारी जो इक्वेशन है वो क्या कहती है? एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है। तो डबल एंट्री कैसे हो सकती है? कि मतलब आपके कितने भी कोई भी ट्रांजैक्शन क्यों ना हो, ये हमेशा दोनों साइड पे कुछ ना कुछ क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। यदि एसेट बढ़ रहा होगा तो लायबिलिटी भी बढ़ रही होगी, यदि एसेट कम हो रहा होगा तो कैपिटल भी कम हो रहा होगा। लाइकवाइज आपके दोनों साइड पे आपको कुछ ना कुछ इफेक्ट देखने को मिलते हैं। यही होती है आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन। हमने इतनी सारी जो टेबल्स थे सारे बनाए, उस पर हमने क्या किया? दोनों साइड पे कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन के हमने इफेक्ट दिखाए थे। तो इट मीन्स कि भाई ये तो बिल्कुल सही है कि जितने भी ट्रांजेक्शन है वो कौन से होते हैं? डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड होते हैं। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है 100%। अब दूसरा जो कह रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन इज सुटेबल टू बिजनेसेस हैविंग वेरी फ्यू ट्रांजैक्शन, तो भाई ये तो गलत बात है ना। यदि आपके थोड़े बहुत ट्रांजैक्शन है तो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन करने की तो इतनी जरूरत भी नहीं है। जरूरत किसको है? जिनके बहुत सारे लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनको ज्यादा जरूरत है एज कम्पेयर टू जिनके छोटे मोटे ट्रांजैक्शंस है, ठीक है। तो इस हिसाब से यदि हम आंसर देखें तो ये वाला तो बिल्कुल सही है, एजर्शन आपका करेक्ट है। लेकिन जो रीजन है ये आपका सही नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन वो बिजनेसेस भी यूज करते हैं जिनके ट्रांजैक्शन लार्ज होते हैं, ठीक है। स्मॉल वाले तो ना भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो तो ऐसे ही नॉर्मली भी याद रख सकते हैं, उनको लिखने की जरूरत नहीं है, या अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने की कोई नीड नहीं है। क्लियर? समझ आ गया? तो ये वाला आपका फॉल्स है, बट रीजन जो है, असर्शन जो है वो आपका करेक्ट है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? समझ आ गया? यदि कोई कंफ्यूजन है किसी भी क्वेश्चन में, यदि कुछ चीज़ नहीं समझ आती तो आप बिल्कुल कमेंट्स में, जो नीचे है कमेंट बॉक्स, वहाँ पर आप डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में नहीं समझ आता है तो डाउट पूछ लिया करो, नेक्स्ट वाली क्लास में आपका डाउट बिल्कुल सॉल्व करा दूंगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है? डाउट पूछते रहना है, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया 6th वाला समझ आ गया। अब अगला लगा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, अगेन आपका अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड है। आपको दोनों इक्वेशंस पढ़नी है, अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, है ना। ये जो प्लस माइनस ये जो साइन होते हैं ना, इसमें कंफ्यूज मत होना, अच्छे से ध्यान से पढ़ो और फिर बताओ क्या दोनों सही हैं या कुछ गलत है, और दोनों यदि सही है तो क्या एक्सप्लेनेशन भी है, ये आपको बताना है। तो पहले इक्वेशन क्या लिखी है? देखो, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कही है ये तो, क्योंकि ये हमारी बेसिक इक्वेशन ही है ना। बेसिक इक्वेशन ही है क्या? एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये तो हमारी बेसिक है। सेम वही बोली है। रीजन क्या दे रहा है, या फिर जो अगली इक्वेशन है वो क्या कह रही है? लायबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट माइनस कैपिटल, यही होता है।
लाइबिलिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला या इक्वेशन क्या होती है, लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू असेट माइनस कैपिटल, यही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे तो दोनों इक्वेशन ठीक दे के रखी है भाई, पहली वाली भी बिल्कुल सही है और मुझे तो दूसरी भी सही लग रही है। अब आप एक बार और चेक कर लो, देख लो भाई दोनों सही है क्या, आपको बताना है। यदि देखो इनमें से या तो कोई एक गलत होती है या दोनों गलत होती है, लेकिन यदि दोनों ही सही हैं, यदि आपको भी लग रहा है, देखो मुझे तो दोनों सही लग रही है, लेकिन यदि आपको भी लग रहा है कि दोनों सही हैं, तो यदि मान लो दोनों इक्वेशन सही होती हैं तो हम क्या कंसिडर करेंगे कि ये जो है इनका एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है। मतलब ये इसका रीजन भी है, क्योंकि हम क्या करते हैं, इसको ही तो यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताते हैं ना कि यदि एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी है तो इसका क्या मतलब हुआ कि लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट माइनस कैपिटल, है ना कहीं हम ये जो रीजन है ये इसी को तो एक्सप्लेन कर रहा है। और जाओ तो और एक्सप्लेन कैसे कर सकते हो, कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट माइनस लाइबिलिटी, और इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। भाई दोनों इक्वेशन आपको बिल्कुल ठीक दे के रखिए, कोई दिक्कत इसमें कोई गलती नहीं है, दोनों बिल्कुल सही है। एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, और जो आर इसका बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। क्यों, क्योंकि इसी को और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है इसने। ठीक है, क्लियर, दिक्कत कोई परेशानी, राइट, सिंपल था, बस आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए। यदि दोनों इक्वेशन सही है मतलब इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए वाला। क्लियर, अब आगे बढ़े। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ओके, ये आपका सेंटेंस दिए हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको पढ़ने हैं स्टेटमेंट्स, आराम से पढ़ लो, एक एक करके दोनों स्टेटमेंट्स आप रीड करो और मुझे बताओ कि क्या ऑप्शन सही है। 4 ऑप्शन आपको अगेन दे के रखे हैं, दोनों स्टेटमेंट्स आपको रीड करने हैं, क्या दोनों सही हैं, क्या दोनों में एक ही टॉपिक पे बात हो रही है, और क्या यदि एक ही टॉपिक पे बात है तो क्या रीजन भी सही है। हो सकता है दोनों में अलग अलग टॉपिक की बात हो, यदि अलग टॉपिक की बात होगी तो रीजन तो हो ही नहीं सकता। रीजन कब हो सकता है करेक्ट, जब दोनों में सेम टॉपिक पर कुछ ना कुछ लिखा गया हो। ठीक है ना, तो चलो पहला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, दैट इज असर्शन। असर्शन क्या बोल रहा है, अ बिजनेस ट्रांजैक्शन में रिजल्ट इन चेंज इन ईदर एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल ऑफ फर्म। भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है कि यदि आपके बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन होता है ना, मतलब बिजनेस में कोई भी किसी भी तरीके का यदि कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो इसका क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं जो आपकी इक्वेशन है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस तो होते हैं। और इक्वेशन के 3 एलिमेंट्स आपको पता ही हैं, कहाँ पे चेंज होते हैं, या तो असेट में चेंज हो रहा होगा डिक्रीज या इंक्रीज, या फिर लाइबिलिटी में इंक्रीज या डिक्रीज, या फिर कैपिटल में इंक्रीज या डिक्रीज। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, फिर लिखा है एंड एज अ रिजल्ट द टोटल असेट माइट नॉट इक्वेट विद टोटल ऑफ लाइबिलिटी एंड कैपिटल। क्या बोल रहा है कि जितने टोटल असेट हैं वो बराबर नहीं होते कैपिटल और लाइबिलिटी के। क्या ऐसा पढ़ाया मैंने आपको, क्या इक्वेशन मैंने ऐसी बनवाई, मैंने इक्वेशन में आपको क्या बताया था कि असेट इज इक्वल्स टू हमेशा क्या होते हैं, आपको ये अब तो रट गई होगी ना, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। यही मैंने आपको पढ़ाया कि हर इक्वेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा कि असेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होता है। अब यहाँ तो देखो बिल्कुल अपोजिट बात बोली है, क्या बोली है कि टोटल असेट माइट नॉट बोला है। ठीक है, कि टोटल असेट माइट नॉट मतलब नहीं, किसके बराबर नहीं होते, इक्वल नहीं होते टोटल लाइबिलिटी एंड कैपिटल के, कि मतलब जो भी आपके टोटल असेट्स हैं वो आपकी कैपिटल और लाइबिलिटी के बराबर नहीं होते। तो क्या ये इक्वेशन कह रही है ऐसा, भाई इक्वेशन तो हमें क्या सिखा रही है कि असेट तो किसके बराबर होते हैं, कैपिटल और लाइबिलिटी के बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ तो नॉट दे के रखा है। तो इट मीन्स क्या है, समझ गए ना क्या हो गया इसका मतलब, कि ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है। ठीक है ना, समझ गए, अभी तो मैंने आंसर ही बता दिया आपको। ठीक है ना, चलो दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लो। रीजन क्या बोल रहा है, इफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ असेट, यदि आपको कोई बिजनेस का ऐसा ट्रांजैक्शन हो रहा है जिसमें जो असेट है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है, ये जो असेट है ये इंक्रीज हो रहे हैं, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन हो जिससे आपके असेट बढ़ गए, देन will also be a corresponding increase in amount of either capital or liability by same amount। तो यदि ये इंक्रीज हो रहा है तो क्या इंक्रीज हो सकता है, आपका कैपिटल या आपकी लाइबिलिटी भी इंक्रीज होगी सेम अमाउंट पे। सपोज कर लो असेट इंक्रीज हो रहे हैं कितने के, मान लो 10,000 के, 10,000 के यदि क्या हो रहे हैं असेट इंक्रीज हो रहे हैं, तो वहां पे क्या बोला है कि सेम अमाउंट पे और क्या इंक्रीज होगा, या तो कैपिटल या फिर लाइबिलिटी। तो बिल्कुल होता ही है ऐसा, मैंने क्या बताया, अपोजिट साइड पे आपके क्या होते हैं, यदि एक चीज इंक्रीज होती है तो अपोजिट साइड पे दूसरी चीज भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। मतलब यदि ये बढ़ रहा है आपका इधर इक्वल टू के इस साइड, यदि एसेट बढ़ रहा है तो इक्वल टू के उस साइड या तो आपकी कैपिटल बढ़ सकती है या फिर आपकी लाइबिलिटी भी बढ़ सकती है। ठीक है, क्या होगा, इंक्रीज, क्योंकि अपोजिट साइड पे क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन होते हैं, मतलब ये इंक्रीज तो वो भी इंक्रीज, राइट। तो ये स्टेटमेंट तो क्या है,
सही है, ठीक है। ये स्टेटमेंट तो क्या है, सही है, लेकिन ये वाली गलत है क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइट नॉट, लेकिन ऐसा नहीं है। असेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो यदि इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, डी वाला, दैट इज असर्शन इज फॉल्स। ए आपका गलत दे के रखा है क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, माइट नॉट, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारे क्या होते हैं, लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर ही हमारे क्या होते हैं, असेट होते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन रीजन आपका बिल्कुल सही है। रीजन सही देके रखा है कि यदि एक साइड आपके असेट बढ़ रहे हैं तो अगली साइड पे जो चीजें हैं वो भी इंक्रीज करेंगी सेम अमाउंट पे, ठीक है। यदि असेट 10,000 के बढ़ रहे हैं तो या तो लायबिलिटी 10,000 की बढ़ रही होगी या कैपिटल 10,000 की बढ़ रही होगी। क्लियर, समझ आ गया। तो ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी, अब जल्दी से लाइक शेयर कर दो, फिर हम अगला वाला क्वेश्चन लगाएंगे। फटाफट लाइक शेयर करना है भाई सबको, 2 सेकंड के अंदर अंदर कर दो, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो। और आप फिर देख लो क्वेश्चन नंबर 9 लगाऊं, लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, पक्का, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर, अगेन स्टेटमेंट वाला है, आराम से पढ़ो, धीरे से पढ़ो, ठीक है, समझ समझ के पढ़ो और फिर आंसर बताओ। 4 ऑप्शन दिए हैं आपको आराम से आंसर बताना है। स्टेटमेंट वाले हैं, आराम से पढ़ लिया करो। ये बीच बीच में जो नॉट वॉट लगे होते हैं ना, इनको ध्यान में रखा करो, ठीक है, कि ये नॉट बोल रहा है या फिर यस वाला बोल रहा है, ठीक है। चलो, तो एजर्शन और रीजन बताना है अब आपको। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, in accounting equation each transaction affects both side of the equation, that is asset side and liability plus capital। क्या बोल रहा है, देखो asset side मतलब asset is equals to capital plus liability, यही बोल रहा है। asset side and liability plus capital मतलब asset side पे भी और liability plus capital, ये वाला साइड, 2 साइड होते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में। कितने साइड होते हैं, 2 साइड। एक ये वाला साइड होता है जो कि asset साइड होता है और एक ये वाला होता है जो कैपिटल प्लस लायबिलिटी वाला साइड होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि यदि हम अकाउंटिंग इक्वेशन देखें, मतलब ये क्या है, हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है, यदि इसको देखें तो हर एक ट्रांजैक्शन, जितने भी ट्रांजैक्शन है वो आपके दोनों साइड पे क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। मतलब यहाँ पे भी कुछ इफेक्ट कर रहे होंगे और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ इफेक्ट कर रहे होंगे, दोनों साइड पे इफेक्ट करते हैं, ये आपसे बोला है। रीजन आपको दिया है इसका, बिकॉज यदि आप लगाओगे यहाँ पे, ठीक है ना, ये आपने पढ़ लिया। इसके बाद यदि आप रीजन पढ़ोगे, बिकॉज असेट ऑफ अ बिजनेस आर परचेज ईदर फ्रॉम द फंड सप्लाइड बाय द प्रोप्राइटर और फ्रॉम द फंड प्रोवाइडेड बाय एक्सटर्नल पार्टीज। क्या बोल रहा है, सपोज करिए यदि आपने बिजनेस में कोई असेट खरीदा है, कोई असेट आप खरीद के लेकर आए हो, तो इसका क्या मतलब हुआ, यदि बिजनेस में असेट खरीद के लाए हो तो क्या हो जाएगा, बिजनेस में आपने असेट खरीदा तो क्या हो गया, आपके असेट बढ़ गए, है ना, साफ बात है भाई। बिजनेस में आप कोई एसेट खरीद के लाए हो तो आपके एसेट बढ़ जाते हैं, ठीक है। आपने खरीदा, कहाँ से खरीदा भाई, किस अमाउंट से खरीदा, या तो आपने अपनी कैपिटल से खरीदा। कैपिटल मतलब जो पैसा, जो बिजनेस का मालिक है या जो ओनर है उसने जो बिजनेस में पैसा दिया था, या तो उस वाले पैसे से लेकर आओगे, ठीक है, तो वो आपकी कैपिटल है। मतलब कि आपकी जो कैपिटल क्या हो रही है, आपने कैपिटल से या सेट लेकर आ गए, या फिर आपने क्या किया, सप्लाइड बाय द प्रोप्राइटर और फ्रॉम द फंड प्रोवाइडेड बाय द एक्सटर्नल पार्टीज, या फिर आपने किसी बाहर से किसी से पैसा लिया होगा, मतलब कि मान लो लोन लिया होगा, या आप क्रेडिट पे लेकर आए होगे, उधारी पे, है ना, या फिर बैंक से लोन लेकर आए होगे। तो लाइकवाइज या तो क्या हो रहा होगा, लायबिलिटी पे कुछ इफेक्ट आपको दिखेगा या कैपिटल पे कुछ इफेक्ट दिखेगा, ठीक है। तो सेम वही बात बोली है कि आपके जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो दोनों साइड इफेक्ट करते हैं। मतलब असेट भी बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कैपिटल पे भी इफेक्ट हो रहा है और या तो फिर लायबिलिटी पे इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि एसेट खरीदा है तो या तो कैपिटल से पैसा दिया होगा या फिर क्या किया होगा, बाहर से किसी से पैसा लिया होगा, लोन लिया होगा या उधार लिया होगा, जो भी आपने चीजें करी हैं। तो इसका मतलब क्या है, दोनों स्टेटमेंट आपको क्या लग रहे हैं भाई, यहाँ पे आपको दोनों साइड इफेक्ट की बात बोल रहा है और यहाँ पे भी आपको वो चीज एक्सप्लेन करके दिखाई है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए वाला, क्योंकि यहाँ पे आपको जिस टॉपिक पे बात कही गई है दैट इज डबल एंट्री सिस्टम की बात बोल रही है, ठीक है। कैसे कि जो भी आपके ट्रांजैक्शन होते हैं वो दोनों साइड पे आपको क्या दिखाते हैं, कुछ ना कुछ इफेक्ट दिखाते हैं, ये ठीक है ना, यही बोला है। और यहाँ पे भी आपको वही चीज एक्सप्लेन करके दे दी, एक छोटा सा एग्जाम्पल से दे दी कि यदि आप कोई एसेट खरीद रहे हो तो आपके एसेट भी बढ़ेंगे और आपकी कैपिटल लायबिलिटी में भी कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा, करेक्ट। तो यही चीज बोली है, तो ये आपका क्या है, सेम, मतलब रीजन सेम है, दोनों टॉपिक सेम है और रीजन भी सेम है, और आपके जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो भी अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। तो आपका फर्स्ट वाला सही है, दैट इज ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर, समझ आ गया, इजी क्वेश्चन था ये भी, ठीक है ना। अब अगला लगाए, चलो क्वेश्चन नंबर 10th वाला देख लेते हैं। अब
चलिए अब इसको भी पढ़ लीजिए, ये भी आपका अगेन वही वाला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला, आपको आराम से पढ़ना है इसको, ठीक है, और बताना है कि क्या सही है क्या गलत है और क्या इसका एक्सप्लेनेशन सही है या फिर नहीं है, ठीक है। तो चलो एजर्शन क्या बोल रहा है, इफ गुड्स वर्थ 4000 आर सोल्ड फॉर 3500 एट क्रेडिट। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, इसको समझना, थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप्स वाला है। देखो गुड्स वर्थ रुपीज मतलब कुछ गुड्स हैं आपकी कंपनी में, कुछ गुड्स हैं कितने, 4000 के, उनको आपने बेचा, 4000 के गुड्स मतलब उनकी जो कीमत है या उनकी जो कॉस्ट है वो है 4000 की। आपने कितने में बेचा, आपने बेचा 3500 में, ठीक है ना, आपने 3500 में बेचा और वो भी उधार पे बेचा, अभी कैश पे नहीं बेचा, है ना। सामने वाले ने, तब जिसको भी आपने बेचा उसने आपको कैश नहीं दिया बल्कि उसने आपसे उधार पे लिया है, ठीक है भैया, ओके। देन असेट विल डिक्रीज, तो क्या आपके असेट कम हो गए, क्या आपके असेट कम हो गए, भाई बिल्कुल हो गए ना। हमारा स्टॉक तो 4000 से क्या हो गया, कम हो गया, क्या कम हो गया, स्टॉक, 4000 से हमारा स्टॉक कम हो गया, पहली चीज। फिर आपसे बोला है लायबिलिटी विल बी अनचेंज, क्या लायबिलिटी आपकी वैसी की वैसे ही है, तो बिल्कुल भैया लायबिलिटी में तो कोई इफेक्ट है नहीं, क्योंकि क्रेडिट पे हमने खरीदा थोड़ी है, यदि हम क्रेडिट पे खरीदते तो हमारी लायबिलिटी बढ़ती, भाई हमने तो क्रेडिट पे बेचा है तो ये हमारी लायबिलिटी थोड़ी ना, ये तो सामने वाले के लिए लायबिलिटी है कि हमने उसको उधार पे बेचा है, तो उसके लिए लायबिलिटी है कि वो हमें क्या करेगा, फ्यूचर में पैसे देगा, राइट। तो हमारे लिए कोई लायबिलिटी नहीं, तो लायबिलिटी तो वैसी की वैसे ही है। एंड कैपिटल विल डिक्रीज, क्या कैपिटल डिक्रीज हो रही है, बिल्कुल हो रही है, क्यों, क्योंकि 4000 के गुड्स यदि आप कितने में बेच रहे हो, 3500 में बेच रहे हो, है ना, तो आपको लॉस हो रहा है, कितने का भाई, 500 रुपए का आपको लॉस है। तो 500 रुपए का लॉस है तो इसको हम क्या करते हैं, कैपिटल में से तो माइनस करते हैं, कैपिटल में से क्या कर देते हैं, माइनस, लेस कर देते हैं। ये चीज आपको पता है, बार बार मैंने बताई थी, ठीक है, कि यदि कंपनी को लॉस होता है तो कैपिटल में से वो माइनस हो जाता है। तो भाई देख लो 4000 के स्टॉक थे, 3500 में बेचोगे तो 500 रुपए तो लॉस है आपका, तो ये कैपिटल में से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो आपकी कैपिटल ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, समझ गए ना। असेट डिक्रीज हो रहे हैं, असेट क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि आपका स्टॉक 4000 का कम हो रहा है, पहली चीज। उसके बाद लायबिलिटी तो वैसी की वैसे ही है, क्योंकि हमने उधार पे नहीं खरीदा तो लायबिलिटी तो वही है हमारी, और जो हमारी कैपिटल है वो और डिक्रीज हो गई। अब इसका रीजन क्या बोला है, बिकॉज यदि आप यहाँ पे पढ़ोगे ना, दैट इज अनचेंज एंड कैपिटल विल डिक्रीज बिकॉज इन केस गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, आपने गुड्स उधार पे बेचे हैं, आपने क्या किया है, गुड्स उधार पे बेचे हैं, तो आपके जो गुड्स हैं वो डिक्रीज हो गए, मतलब आपके जो असेट है ना, गुड्स यदि हम देखें तो गुड्स हमारे लिए असेट होते हैं, वो क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, राइट। उसके बाद डेटर्स जो कि आपके लिए अब असेट बन गए, ठीक है ना, डेटर्स हो गए ना, आपने सामने वाले को उधार पे बेचा है, कितने के, 3500 रुपए की आपने चीजें बेची है, वो भी उधार पे, तो आप सामने वाला आपको पैसा देगा, तो वो आपके लिए डेटर हो गए, फ्यूचर में वो पैसा मिलेगा, तो एक तरीके से वो भी एसेट है, वो भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। एंड ऑल्सो इफ गुड्स आर सोल्ड एट लॉस, मैंने वही बताया, गुड्स आपके लॉस पर बिके हैं 500 के, ठीक है, 500 रुपए का आपको लॉस हुआ है, इट मीन्स आपकी कैपिटल 500 रुपीज से रिड्यूस हो गई, ठीक है। तो भाई दोनों स्टेटमेंट में एक ही बात कही है ना, जो चीज यहाँ पे बोली थी उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे के रखा है, तो बिल्कुल इसका सही रीजन दिया है, और दोनों में जो बातें कही गई हैं वो भी बिल्कुल सही बोली है, कुछ भी गलत नहीं है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, दोनों सही है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि यहाँ पे इसी टॉपिक से बात कही है ना, इसका अलग से कुछ नहीं बोला इन्होंने, जो चीज यहाँ बोली थी उसी को यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन करके दिखाया है। क्लियर, समझ आ गया, कोई दिक्कत, कोई डाउट, ठीक है, समझ आ गया ना। ये सारे क्वेश्चन हमने अकाउंटिंग इक्वेशन जब बनाई थी तो वहाँ पे हमने उसको प्रैक्टिकली ऑलरेडी करके देख चुके हैं, ये सब हमने प्रैक्टिकल्स जब करे थे तो यही सब चीजें करते थे हम। अब इसको हमने क्या देखा, थ्योरेटिकली थोड़ा सा पढ़ लिया इस तरीके के क्वेश्चन में, राइट। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए लाइक शेयर कर देना भाई फटाक से, ठीक है ना। ओके तो आज जो हमारा मतलब आज जो हमारी क्लास थी दैट इज असर्शन एंड रीजन वाली, ये हम यहीं पे ओवर करते हैं, राइट। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट वाली क्लास में मिलेंगे, तो आपको आ जाना है सेम टाइम पे यहीं पर, नेक्स्ट वाली क्लास में भी जुड़ना है, क्योंकि अभी इससे रिलेटेड हमको क्या करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करने, तो अगली क्लास में जुड़ जाना, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगी जिन्हें आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि वो जो क्वेश्चन रहेंगे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से रहेंगे, राइट। तो जुड़ जाना अगली वाली क्लास में यहीं पर, इसी टाइम पर, इसी क्लास में, मैग्नेट ब्रेन्स में, जो आपको प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो KG
नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्स हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। और यदि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो तो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। सीबीएसई बोर्ड को तो कवर करते ही है, अलॉन्ग विद दैट दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड के कोर्सेज को भी कवर करते हैं। वैदिक मैथ्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। क्रैश कोर्स भी हम आपको रिवीजन के लिए प्रोवाइड करते हैं। हमारे कोर्सेज देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर चले जाना, वहां पर आपको हमारे कोर्सेज की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, या फिर डायरेक्टली वेबसाइट पर जाकर भी आप हमारे कोर्सेज देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, तो वहां जाकर भी हमें फॉलो जरूर करें। राइट, आज की क्लास को क्या करना है भाई, लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों में, और अगली क्लास में भी जुड़ना है। राइट, तो मिलेंगे अगली वाली क्लास में। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।